सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और आज की वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि सबको जानना था कि यार एमसीए के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं और कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज आ सकती हैं। तो यार आपने भैया को पहले भी देखा होगा, शशांक भैया। ये मेरे भी सीनियर है, आप सबके सीनियर होंगे। और ये आज आपको गाइड करेंगे पूरा कि लाइफ आफ्टर एमसीए किस तरीके से होती है, कहाँ पर आप जॉब करते हो, किस तरीके से क्या क्या एनवायरनमेंट होता है एमसीए के बाद। मतलब बहुत बच्चों को डाउट होता है कि यार एमसीए को कम प्रेफर करा जाता है, बीटेक के सामने कम प्रेफर किया जाता है। तो यार आज हमारे सबको पता लग जाएगा। और अगर भैया का चैनल आपको नहीं पता कि कौन सा है, वैसे मोस्टली क्राउड को सबको पता होगा कि ई लर्निंग ब्रिज है भैया का चैनल। तो अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यार आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो भैया एक बार ही आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो। वैसे आपको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से करी, एमसीए कहाँ से करी और कौन सा कॉलेज था, और कंपनी इस वक्त जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हो, और आपका इंटरेस्ट इन सीएस किस तरीके से डेवलप हुआ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू सो मच वासु अपने चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए एंड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए कि एमसीए का फ्यूचर कैसा होने वाला है, कैसा है एंड लोग क्यों इतना कंफ्यूज हैं। सो ऑडियंस जिनको नहीं पता है, माई सेल्फ शशांक मिश्रा एंड आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर एट Amazon। तो अभी हम बातें बहुत सारी करेंगे, बहुत कुछ मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ, अपनी पूरी जर्नी मैं बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे होंगे वासु ने। सो उन सारी चीजों में डीप डाइव करते हैं। तो पहला तो मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई करना स्टार्ट करा। सो ऐसे मान लो कि जब होता है ना कि हम 10 कर लेते हैं, 10+2 कर लेते हैं, तो एक जो मिडिल क्लास में जो है कल्चर उस टाइम पे सब लोगों में रहता है कि भाई थोड़ा आईआईटीज एंड आईआईटीज को सोचते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए बट तुम लोग प्रॉब्ली सोच के हंसोगे कि मुझे आईआईटी सिर्फ पता था, ठीक है, मुझे एनआईटी नहीं पता था, क्योंकि भाई लेवल्स होते हैं आईआईटी एनआईटी और बेट्स, ठीक है, बिल्कुल। ट्रिपल आईटी, ये सब एक होता है सीक्वेंस। बट मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था। मेरे को एक चीज पता थी, हाँ यार आईआईटी कुछ होता है। हम्म। तो अब उस चीज के लिए हम, मेरे को अंदर से तो था बहुत, बट अब मिडिल क्लास फैमिली एंड जहाँ पे फाइनेंशियल क्रंचेस इतने ज्यादा थे, एंड मेरे डैड जैसे वो टैक्सी ड्राइवर वाले प्रोफेशन में ही है, तो वो लेवल का स्ट्रगल देखा है। तो फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से अब यार 1000 में एक बंदा एक्सेप्शनल होता है जो 1 किलो की खुद की सेल्फ प्रिपरेशन से निकाल दे और इतना अच्छा कुछ कर दे। और मैं इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कन्फेस करता हूँ। तो भाई अच्छी कोचिंग में जाना था और उसके लिए पैसे लगते, तो वो सब चीजें अफोर्डेबल नहीं थी। तो वो आइडिया फिर ड्रॉप करके मैंने फिर जैसे पापा से यही बोला कि अपना उस टाइम तक सीएस से दूर दूर तक कोई लेना नहीं था। कॉलेज में स्कूल में कह लो जहाँ पे पढ़ रहा था, लैब होती थी, बट मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था। जैसे दूसरे बंदों ने जिन्होंने कंप्यूटर से ले रखी थी, तो जब छुट्टी वगैरह हुई तो देखने जाते थे, बस पिन बॉल खेलता रहता था उनके साथ बैठ के खाली इतने लेवल का पता था। और तो फिर पापा से यही बोला कि ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह है ही, उनको ज्वाइन कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह का जो वही नॉर्मल एसएससी बैंक पीओ इन सब की प्रिपरेशन वगैरह का स्टार्ट करूंगा। तो वो चीज दिमाग में रख के मैं फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वहां पे मैंने ले लिया बीएससी कंप्यूटर साइंस। एंड इसकी भी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मैं थोड़ा रैंडम चीजें करने वाला बंदा हूँ, हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जैसे 10th था तो रैंडमली मैंने कॉमर्स ले लिया था, ठीक है, कि यार कॉमर्स चीज थोड़ी समझनी है, लोग बोलते हैं क्या है कैसा, थोड़ा फ्लेवर लेना है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। मार्क्स उसमें अच्छे आए, बढ़िया से, मतलब 10th में अच्छे ग्रेड्स वगैरह आए। घर वालों को लगने लगा कि थोड़ा इसमें फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लड़के को इधर ही कुछ कराएंगे, ठीक है। फिर मैंने लड़ झगड़ के ड्रॉप कर दिया, मेरे को कॉमर्स ले लिया, मेरे को थोड़ा साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो 10+2 वाला जो है वो मैंने साइंस से कर दिया। एंड उस टाइम तक आई वाज गुड इन पीसीएम पार्ट। मैंने सोचा कि यार पीसीएम ले लूंगा अपना कॉम्बिनेशन बीएससी में, एंड थोड़ा फिर टीचिंग, सारे ऑप्शन में कंबाइन कर रहा था, टीचिंग वाला, एसएससी, बैंक, पीओ, वही डायरेक्शन थी। बट अब 12th से जब निकले तो दिमाग में वही रैंडम चीज की यार कंप्यूटर छूट गया है, कंप्यूटर वाली चीज नहीं पड़ी। तो मैंने अपना कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का ऐसा बनाया कि
फिजिक्स मैथ्स ले लेता हूँ, और थर्ड में केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, क्योंकि बीएससी थर्ड में ऑप्शन तो होगा ही छोड़ने का बिल्कुल। कोई एक सब्जेक्ट। अगर 2 साल में चमक गया मेरा सीएस तो ठीक है, नहीं है तो विल ड्रॉप दैट आइडिया। तो ओके। यहाँ तक इतनी रही स्टोरी। अब गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको पता है मैंने 2011 में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी थी, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, मुझे बहुत सारी चीजों में मैं लैक था। पहला जो सबसे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि इंटेंट कह लो वो मिसिंग था, डेडिकेशन मिसिंग थी, लैक ऑफ अवेयरनेस था। देयर वाज नोबडी टू गाइड मी कि अपने इंटरेस्ट से फ्यूचर स्कोप ये है, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स ये तुम सब चीजें देख सकते हो। मुझे कोई भी वहां बताने वाला नहीं था। इवन आपकी फैमिली में भी अगर कुछ होते हैं ऐसे लोग तो आपको गाइड कर सकते हैं, बट देयर वाज नोबडी। मेरे साथ एक वो एडवांटेज था। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक बंदा खुद से एक्सप्लोरेशन करे, खुद से उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो अपने फ्यूचर को देखने के लिए कि मैं किस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। वो सब भी मेरे अंदर मिसिंग था। ठीक है, और फिर तीसरा वही आ गया कि सपोर्ट ही नहीं मिला इतना एजुकेशनल एनवायरनमेंट का जब तो कि अवेयर हो पाते। ये सारी चीजें मिसिंग थी, तो 2 साल मेरे बहुत बुरी तरीके से वेस्ट हुए। इतना गंदा कि मैं रटता था बस प्रोग्राम की सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट वाले, ताकि मेरा एग्जाम्स में पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन मेंटेन कर लूं, सो दैट फॉर्म वगैरह भर पाऊं। तो ये था। बट थर्ड ईयर में जब वहां पे एक दिन मैं अपनी क्लास में बैठा था, तो वहां पे मैंने एक पेपर की कटिंग देखी यूपी एमसीए की, एक बंदी की सेकंड रैंक आई हुई थी। ठीक है, और मैंने एचबीटीयू कॉलेज जो है उसका नाम तो सुन रखा था। ठीक है, आईआईटी पता था, उसके बाद सीधे पता था एचबीटीयू, बीच में ये एनआईटी और क्या कॉलेज है कुछ नहीं पता था। तो उसको जब देखा तो फिर तो मेरे को यही लगा कि यार 2 साल तो कुछ करा नहीं है, और इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बन रहा था अंदर से। तो आई थॉट कि दैट कुड बी एन ऑप्शन फॉर मी, एमसीए वाला जो है पार्ट। तो मैंने दिमाग में अपना बना लिया परसेप्शन कि भाई एमसीए करना है, एचबीटीयू से ही करना है। बस मन में ठान लिया था एमसीए करना है और एचबीटीयू से। तो अब उसके लिए भी था कि प्रिपरेशन तो करनी थी, क्योंकि भाई मैथ्स लेवल के क्वेश्चंस आने थे उसमें, रीजनिंग और ये सब आनी थी। अब खुद से कुछ गाइडेंस थी नहीं, तो मैंने लखनऊ में थोड़ा कोचिंग वगैरह सर्च करने स्टार्ट करी कि कौन सी अच्छी कोचिंग है जो एमसीए के इस प्रोग्राम की प्रिपरेशन कराती हैं। लखनऊ में आईएनपीएस क्लासेस का मुझे पता लगा, वहां मैं गया। सर उस दिन बैठे थे, आज भी मुझे वो दिन याद है। मैंने सर से कहा, सर मुझे यूपीएमसी की तैयारी करनी है, ठीक है, आप फीस वगैरह बता दो। सर ने मुझसे बोला कि आप निमसेट, एनआईटी और पुणे यूनिवर्सिटी इनके एग्जाम्स में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मैंने कहा सर मुझे इन कॉलेज का नहीं पता, ये तो छोटे मोटे कॉलेज होंगे, बट एचबीटीयू का बड़ा नाम मैंने सुन रखा है, मुझे एचबीटीयू की ही तैयारी करनी है। तब सर ने फिर मेरे को वहां पे आधे घंटे लेके पूरा समझाया कि भाई क्या एनआईटी है और कितनी एनआईटीज में चल रही है चीजें, एमसीए की प्लेसमेंट का क्या सीन बन सकता है वहां से, और कैसी तरीके की कंपनी आती है। तो थोड़ा मेरा वहां पे दिमाग खुला कि भाई ये चीज करनी है। तो मैंने उनसे एक चीज वहां पे पूछी, मैंने कहा सर ये बताओ कि निमसेट की तैयारी के लिए मुझे अलग पैसे देने होंगे एंड यूपीएमसी की तैयारी के अलग पैसे देने होंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, कंबाइन तैयारी होती है और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक करेंगे। तो यार थर्ड ईयर मेरा हेक्टिक था डेफिनेटली। यार अपियरिंग में जो भी होगा, जो जो एमसी की तैयारी कर रहे हो यार, अपियरिंग वालों डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, टफ होगा, बट मेरे अंदर वो थर्ड ईयर में मेरा डेडिकेशन आ चुकी थी कि अब एक होप दिख रही थी, कि ब्राइट डायरेक्शन दिख रही थी कि किधर जाना है। तो भाई मैंने थर्ड ईयर अपना बहुत लग के मेहनत करी, अपना यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करना, 5 से 6 घंटे कोचिंग में बिताना डेली, वापस घर लौट के आके शीट्स वगैरह लगाना, एग्जाम्स हर तरीके की तैयारी करना। तो और एक जो टफ चैलेंज था कि जैसे मैंने अपने मॉम डैड से कभी फैसिलिटीज नहीं मांगी कि मुझे आप डेली 100 रुपए दो, मेरे को बस से या टैक्सी से ट्रैवल करना है, आप मेरे को बाइक दिला के दो सो दैट मैं यूनिवर्सिटी तभी जाऊंगा। ऐसे मैंने कुछ फैसिलिटीज नहीं मांगी। ऑल्दो घर से यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, 15-16 किलोमीटर थी। तो 12th में मेरे ग्रेड्स की वजह से स्कूल वालों ने मुझे एक साइकिल दी थी, तो मैं उससे ही वो जर्नी अपनी तय करता था। 3 साल तक मैं यहाँ से घर जाना, तो डेली का मेरा 32 किलोमीटर का ट्रैवल होता था साइकिल से ही। एंड थर्ड ईयर में तो तुम समझ सकते हो यार, बहुत ज्यादा पेस्ड ऑफ हो गया था मैं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बट जो एंड रिजल्ट है, मतलब निमसेट क्रैक करा, ऑल इंडिया रैंक 43, बीएचयू ऑल इंडिया रैंक 10, यूपीएमसीए 19, एचयू 131। तो
उसका रिजल्ट यही था। एंड मेरे पास ऑप्शन सारे थे कि मैं एनआईटी त्रिची जा सकता था, वारंगल, सूरतकल, किसी में भी जा सकता था। बट थोड़ा सा फैमिली के मेरे को क्लोज रहना था। एंड पता नहीं, मैंने अपने घर वालों से रैंडम ही बोला था, क्योंकि कुछ दोस्तों ने बताया था कि त्रिची जाएगा तो यार उनका अलग प्लेसमेंट सेल है, तेरे को थोड़ा प्रायोरिटी मिलेगी, ये सब बता रहे थे। तो मैंने बोला, उस टाइम रैंडमली था, मुझे भी नहीं पता था मैं जो बोल रहा हूँ कि वो सही बोल रहा हूँ या नहीं। मैंने बोला कि अगर प्लेसमेंट लगनी होगी तो मेरी मोतीलाल से भी अच्छी लग जाएगी, ठीक है, मैं इंडस्ट्री में आ जाऊंगा। नहीं लगनी होगी तो मैं जो भी कर लूं तो मेरा त्रिची से भी प्लेसमेंट नहीं होना। तो मैंने बोला, रैंडमली था। बाद में उसको रियलाइज करा कि इट इज ऑल अबाउट द कैपेबिलिटीज एंड इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट, कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो। तो यहां से मैं एक कंसेप्शन और मिथ जरूर दूर करूंगा लोगों की, जो ये समझते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में लोगों को नौकरी प्लेट में लगी हुई मिलती है। तो दैट्स नॉट ट्रू। कोई भी कहीं का बंदा हो, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। एंड आई कंप्लीटली एग्री कि आप टीयर 3 कॉलेज से या कहीं से भी हो, आपको चैलेंजेस होंगे, नो डाउट। टीयर 1 टीयर 2 में ठीक है, कंपनीज प्रेफर करती हैं और आ जाती हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट अगर वो सेल्फ प्रिपेयर्ड है ही नहीं तो कैसे वो जॉब पाएंगे? बिल्कुल, इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो ऑफ कैंपस जो और दूसरे कॉलेज से आ रहे हैं, तो उनको तो मैं फिर भी एक लेवल अप देखता हूँ आईआईटीएन और एनआईटीएन से, क्योंकि उन्होंने उस तरीकों को अपने आप पे बिल्ड करा है, उन्होंने फाइट करी है अपने लिए। तो वो बंदे की नॉलेज और जिस तरीके का मेहनत उसने कर रखी है, तो कंपनी में बहुत लोगों के साथ काम करा है, मैंने देखा है वो लेवल स्मार्ट, ठीक है, एकदम आईआईटी एनआईटीएन से स्मार्ट होते हैं। तो ये जर्नी थी, मतलब एनआईटी इलाहाबाद में एमसीए कोर्स में लैंड करने की। ओके, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, और इनके बैकग्राउंड के बारे में पता लग गया होगा कितनी ज्यादा मेहनत कश वाली, जिसे हम कह सकते हैं, पूरी जर्नी रही है, और इन्होंने कितने एफर्ट डाले अपने ड्रीम्स को, जिसे हम कह सकते हैं, अकम्प्लिश करने के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हाउ वाज गेटिंग एडमिशन इन एनआईटी शेप्ड योर फ्यूचर और कैरियर। मतलब बंदे ये कहते हैं कि एनआईटी ले लो, मतलब निमसेट अगर आप कर रहे हो, एमसीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एनआईटी में जाओ, तो आपको वहां जाके थोड़ा, मतलब जो करियर है आपका वो थोड़ा बूस्ट अप मिलता है। ऐसा किस वजह से होता है? सी डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैं उस चीज, जो पहली चीज मैं बता रहा था ना कि मिसिंग पार्ट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ठीक है, पहली चीज आपको उस इन्वायरमेंट में एंटर करने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करूंगा, क्योंकि मैंने बताया यार, मैं ऑल्दो एनआईटी पहुंच गया दूसरे एफर्ट्स की वजह से, कि मैथ्स में डाले, रीजनिंग और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके। आई वॉज कंप्लीटली जीरो इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैंने बोला मैं रट रहा था वहां पे, मेरे को कुछ पढ़ने को नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी सीखने को नहीं मिला। तो मुझे एनआईटी में यार जीरो से ही स्टार्ट करना था, ठीक है, कुछ भी हो जाता मेरे को जीरो से ही स्टार्ट करना था। अब जब आप ऐसे कॉलेजेस में पहुंचते हो, तो आपके पास, आपको इनिशियल फेज में 4-5 चीजों से डील करना है बहुत ज्यादा। पहला होगा, आपको डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा होगी, और वो तब जब आप ऐसे बैकग्राउंड से हो, लाइक, क्योंकि मेजर वहां पे मेजोरिटी किनकी होगी, बीटेक और इन कोर्सेज की। वो बंदे 10+2 करे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, एंड दे लैंडेड इनटू दी, ठीक है, टॉप टीयर 1 कॉलेजेस। अब उनके पास और एडवांटेज क्या है, बहुत उनमें से बंदे होंगे जो हो सकता है 8th क्लास से सीएस पढ़ रहे, कुछ तो 6th क्लास 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो वो उनको चीजें हैं, आपको उनका लेवल मैच करना है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको कितने ज्यादा लेवल का एफर्ट डालना है, और प्लस आपकी जो नंबर होंगे ना, आप स्ट्रेंथ में भी बहुत थोड़े से होंगे, ठीक है, 90 या 100, उनके कंपैरिजन में कहीं भी दूर दूर तो तक ये भी दिखोगे बड़ा भी नहीं। फैक्टर होता है, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि एज एक फैक्टर होता है, कि हमारी एज होगी 21 22, उनकी एज होगी 18 19। तो अगर वहां भी लैग कर जाते तो वहां भी बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन रहती है। डेफिनेटली, और यही चीजें तो होती हैं। मैं वही बता रहा था कि डीमोटिवेशन जो बताया कि यार, जब तुम इतना तगड़ा कंपटीशन सामने देखते हो ना, पहला तो वहां डीमोटिवेशन आती है। दूसरा होता है कि आप, पहली बात, कंफ्यूज होते हो आपको शुरू कहां से करना है, ठीक है। मैं जिस चीजों से बताया, अब भाई मेरी पहली क्लास यूनिक्स की लैब थी। अब ऐसा बंदा जिसने 3 साल सीएस तो ले रखी बीएस में, बस विंडोज भी, मैं अपने पड़ोस में एक आंटी रहती है, तो उनके लड़के को बुलाता था, वो 10th में था, वो बहुत स्मार्ट था भाई, वो सब विंडोज सब कर लेता था, मैं इंस्टॉल नहीं कर पाता था। उसको बुलाता था, वो करके मेरे लैपटॉप में चला जाता था, ठीक है। तो तुम, इतना पुअर था मैं, तुम लोग खुद समझ सकते हो। तो
अब वहां पे वही सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे भाई, यूनिक्स की लैब कैसे मैं सरवाइव करूंगा। पहले दिन से फीलिंग आ रही थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद टर्मिनेट हो जाऊंगा, एग्जाम्स भी नहीं निकलने। ठीक है। दूसरा पॉइंट बता दिया। तीसरा था कि रोड मैप नहीं आपको पता होता है कि व्हाट यू एक्चुअली नीड टू स्टार्ट। ठीक है भाई, एक्चुअल बिगिनिंग क्या देनी है, कौन सी लैंग्वेज से थोड़ा हम स्टार्ट करें, एक साल का रोड मैप पता होना चाहिए। ठीक है। फिर अच्छी गाइडेंस अगर नहीं मिलती सीनियर से या कुछ आपको नहीं पता लग पाता तो आप प्लेसमेंट रेडी होने के लिए तैयारी नहीं कर पाते कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स। आज के टाइम में तो बहुत कुछ हो गया। मैं अपने 2014 को पीछे देखता हूँ तो कुछ भी नहीं पता था यार। मतलब सेल्फ अवेयर होता चीजों से तो शायद मैं भी कहीं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करा होता, खुद से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए होते, कम्युनिटीज में होता। आज वही गैप मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है ई लर्निंग ब्रिज। कि एक जो गैप मैंने देखा है वो गैप दूसरे दूसरे लोगों को लाके जो एक्चुअली इस फील्ड में, मैं खुद से कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि जब मैंने किसी चीज पे काम नहीं करा तो मैं क्यों फेक बोलूं किसी चीज के लिए। सो इट्स बेटर जिस बंदे ने उस पे काम कर रखा है, ब्रिंग दैट पर्सन, गिव हिम और हर अ प्लेटफॉर्म जहां ऑडियंस बड़ी हो और उसको सुन सके। तो ये एक चीज है। एंड चैलेंज में यही सारी चीजें मेरे पास सबसे बड़े चैलेंज थे। मुझे काफी टाइम लग गया उन चीजों से निकलने के लिए। रैंडम एडवाइसेस मिलती थी कि भाई सीपी कर, भाई ये लैंग्वेज से स्टार्ट कर, जावा से ही पढ़ या सी प्लस प्लस से ही पढ़। तो उन सारी चीजों से अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा आपको, एक सेमेस्टर आपको। ठीक है। आप अपना जितना आपको लगे कि कंफर्टेबली समझ पा रहे हो उतना लोगों से कनेक्ट करो। ठीक है। जहां आपको लगे कि मल्टीपल एडवाइसेस से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं। आप चीजें ऑब्जर्व करो, अपना एक रोड मैप बनाओ। ठीक है। आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे, यू विल डेडिकेट 2-3 मंथ्स टू गेट एक्सपर्टीज इन इट। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम वाला पार्ट है, आप उसको 2-3 महीने डेडिकेट करोगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रॉन्ग करोगे, सॉलिड फंडामेंटल बनाओगे। थर्ड आएगा फिर आपको कि कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है। तो ये एक तरीके का जब आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा रोड मैप बना लोगे तो यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक। तो वो मेरे चैलेंजेस थे एंड दैट्स हाउ लाइक आई स्टार्टेड। ओके। तो यार आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, इन्होंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन करी है हर एक चीज, इन्होंने अपनी जर्नी की। और कहीं ना कोई स्टूडेंट जो यहाँ पर सुन रहा है ये सब चीजें, यार वो कुछ ना कुछ रिलेट जरूर कर पा रहा होगा कि यार हाँ मेरे को भी ये दिक्कत आई थी, या फिर मास्टर्स में मुझे भी ये दिक्कत आ सकती है जो इन्होंने बताया। तो यार काफी अच्छी चीज बताई। इसके अलावा मेरे को आपसे एक चीज और पूछने के, हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर निमसेट। हम आपने बता दिया कि कोचिंग ली थी, उसमें आप थोड़ा बहुत ये गाइड कर सकते हो जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ सकते हैं, और बुक्स कौन कौन सी आप सजेस्ट करोगे अपने हिसाब से, अगर आपको याद है कुछ ओ, तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीजें याद हैं एकदम यार। मतलब इतनी मेहनत करिए तो एक एक मोमेंट याद है, एक एक चीज याद है। हम्म बट देखो इसके लिए मैं थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा। बट हम्म यार मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स पे मत जाना, हर एक की ऑब्वियसली मैंने बताई कैपेबिलिटी होती है, बट मैं फोकस जरूर करूंगा। तो निमसेट का यार जो होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं पहले तो। ठीक है। आपका मैथ्स एक पार्ट आएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका पार्ट आएगा, इंग्लिश आएगी एंड सीएस आएगी। CSA। तो अब आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी वाइज भी थोड़ा इसको देख के चलना है कि भाई मैथ्स को सबका पता है बहुत वेटेज होता है उसमें, 600 मार्क्स 50 क्वेश्चंस। ठीक है। आपके फिर रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, लाइक 400 समथिंग मार्क्स की। फिर आपके 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर 10 क्वेश्चन सीएस के। ठीक है। तो अब मैं ऐसा बंदा था जो उस टाइम पे भी रीजनिंग में पुअर था, आज भी रीजनिंग में मैं पुअर हूं। मेरे को वो टाइम वर्क और थोड़ा सा और रेशियो एशियो में खेलने में आज भी मेरे को डिफिकल्टी होती है। ठीक तो है। मैं उस तरीके से मैंने अपना फोकस शिफ्ट करा कि मैथ में समहाउ आई वाज गुड, तो मैंने अपना ज्यादा टाइम मैंने उधर करा। उसके लिए आर डी शर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यही 2 बुक्स थी, ऑब्जेक्टिव इनको या फॉलो करा। सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ओके। ठीक है। तो ये दोनों मैंने फॉलो करी। एंड उसमें भी वही कि ऑब्वियसली जब कोचिंग वगैरह मिल जाती है तो आपको खुद पता है सेल्फ प्रिपरेशन में है, या तो आपको बहुत थोड़ा एक एनालिसिस करके रखनी पड़ेगी कि यार कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप फिर उन पे फोकस कर सकते हो। अब जो कोचिंग कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कोचिंग में उन्हीं चीजों पे ही फोकस कराया जाएगा जो फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। मेरा फोकस उस पे था।
और रीजनिंग पे भी मैं ध्यान देता था, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने RS अग्रवाल जो बुक थी मैंने वो फॉलो करी थी, वो अच्छी बुक है, ठीक है। तो रीजनिंग वगैरह का तो उससे सॉलिड कवर हो जाएगा। इंग्लिश वाला ऐसा पार्ट था, हमेशा डर लगा है उस टाइम तक। तो इंग्लिश ना मैंने उस टाइम पे प्रिपेयर करी, और मैं बहुत कोसता भी हूँ अपने आप को कि ये रैंक मेरी हो सकता है कि शायद 20 हो सकती थी अगर मैं रीजनिंग उसके मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कर देता। क्योंकि जैसे ही मेरे पास पेपर आया, जब मैं सॉल्व कर रहा था, तो भाई इंग्लिश के मैंने दोनों पन्ने ऐसे उठाए और ऐसे पलट दिए कि मेरे को देखना ही नहीं है, मुझे ये आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने टच नहीं करा। बट जब पेपर खत्म हुआ, बाहर आके देखा, यह 5 क्वेश्चन तो उसमें ऐसे थे जो हम नॉर्मल यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। लाइक एक क्वेश्चन याद है, उसमें आया था कि जो समुद्र में चोरी वगैरह करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पायरेट्स। तो मैंने कहा ये तो यार कॉमन चीजें सुन रखी थी यार, एक बार पलट लेता तो 5 क्वेश्चन तो बस टिक करने थे। तो ऐसा मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरे वर्ड्स पे मत जाना, अपनी अपनी आप कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको टाइम हर चीज को देना है, क्योंकि रैंक उन्हीं चीजों से बनेगी, आप हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक और चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी भी तुम्हें बता देता हूँ। कुछ कुछ लोग होता है एग्जाम की स्ट्रैटेजी में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होता है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि करना क्या है उसमें, कितनी जल्दी कैसे चीजें कवर हो जाएंगी। मेरा सॉलिड फंडा था, मैं अपने मॉक टेस्ट जो होते थे उसमें भी यही सेम फंडा करता था। क्योंकि अगर वेटेज मैथ्स का है तो डेफिनेटली मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, कुछ भी करके अच्छे नंबर्स में। तो उसके लिए 1 घंटा मेरा फर्स्ट हाफ का डेडिकेटेड था, कि ऐसा नहीं है आया मैं 10 मिनट तक इधर भी पन्ने पलट रहा हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो 10 मिनट बर्बाद हो गए। उस 10 मिनट में हो सकता था मैं 3 क्वेश्चन मैथ के निपटा दूं, ठीक है। तो आइडिया था कि जैसे मिलेगा आराम से मैथ के सेक्शन को पकड़ना है 1 घंटे। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकूं, 20, 25, 30 में जितना भी सॉल्व कर सकूं मैं 1 घंटे में करूंगा। 1 घंटे का टाइम खत्म, नेक्स्ट पार्ट आना है कि अब देने हैं 30 मिनट मुझे, जितना भी है, कि अपनी रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को, ठीक है। ये मेरा था। और इंग्लिश वाला यार पार्ट ये ऐसा है जिसको कि मैं हार्डली 10 मिनट का ही मानूंगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आपको पढ़ने हैं, आपको समझ आएगा, आप टिक करोगे, ठीक है। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा होंगे उसके लिए। सिमिलरली कंप्यूटर्स में अगर कुछ सॉल्व वाला क्वेश्चन आ गया, लाइक बाइनरी के साथ में कुछ खेलने वाला आ गया, तब तो वहां पेन चलाने की जरूरत है, अदरवाइज वहां पे भी सिर्फ टिक लगाना है। तो हार्डली 5 मिनट उसके लिए भी बहुत इनफ है, ठीक है। तो इतना करने के बाद फिर अगर मेरे पास टाइम रिमेनिंग बचा, जो भी लाइक 10 से 15 मिनट बचे, तो अगेन मेरे को मैथ्स पे ही आना है, ताकि मैं कहीं ना कहीं हो सकता है 2-3 क्वेश्चन और खींच लूं उसके। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। सबसे प्रायोरिटी जो दी कि अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, हमारे सर हमेशा फोकस कराते थे इस चीज पे, और जो बहुत अच्छी चीज लगी और वो फॉलो करी हमने। अगर स्टार्टिंग के 1 मिनट में, ठीक है, क्वेश्चन तुम स्पीड में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, समझ मतलब राइट ट्रैक नहीं तुम्हें दिख रहा है, दैट मीन्स कि तुम सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचने वाले हो किसी भी तरीके से। जस्ट स्किप इट, मूव ऑन, ठीक है। तो स्टार्टिंग का वो 1 मिनट सॉल्व करने का क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, सर बहुत फोकस कराते थे उस पर, और वही स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम करी। तो मैंने तो भाई वोंट बिलीव, मैंने तो 35 क्वेश्चन करे थे, और उस टाइम पे 2014 में पेपर भी बहुत तगड़ा आया था निमसेट का। तो इतने हो गए थे, दैट मीन्स कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी पे ना चलते, ऑब्वियसली 3-4 क्वेश्चन मुझसे भी नहीं सॉल्व हुए, तो फिर वो मैंने थोड़ा बाद में आके कवर करने की कोशिश करी। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड बुक्स वगैरह जो मैंने फॉलो करी। ओके, तो यार आपको काफी क्लियर हो गया होगा, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार सबको ये स्ट्रैटेजी जो है उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए यार। आपके पेपर के टाइम पे जब एन मौके पे जब आप कर रहे होगे, तो ये जरूर काम आएंगी आपकी चीजें। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है और भैया ने भी एक्सपीरियंस करी है, तभी वो बता रहे हैं। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि टेल अस अबाउट द कंपनीज दैट विजिट एनआईटीज। तो यार बच्चों का ये बहुत ज्यादा होता है कि यार फांग कंपनीज हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम चाहिए, चाहे हम उसके लिए प्रिपेयर हो ना हो, लेकिन हाँ वो आनी चाहिए। हाँ मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा हो गया है। तो एक बार वो भी बता दो कि कौन कौन सी आती है। करेक्ट करेक्ट। सो डेफिनेटली यार, टियर 1 और टियर 2 कॉलेज में तुम जो भी अच्छी कंपनी सोच सकते हो, जिनके बारे में तुम आसपास सुन रहे हो, डेफिनेटली मान के चलना वो वहां पे विजिट कर रही हैं। फैंग हो ही गई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं ये थोड़ा पुराने टाइम के देखो सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी तुम लोगों में से मेरे को पता है, मतलब कि
80% जनता जो ये वीडियो देख रहे ना, उसमें अभी भी सिर्फ उनको सिर्फ फैंग ही सुनाई दे रहा होगा और फैंग लग रहा होगा कि वो ही है, सब कुछ है इंडस्ट्री में। इतने में मेरे को 4 साल हो गया आईटी इंडस्ट्री में, बट मैंने रह के ये चीजें सारी देख ली हैं कि आप एनआईटी आईआईटीज में जा रहे हो तो आप केवल मतलब एक वो टारगेट डेफिनेटली आप लेके जाते हो, जॉब हर किसी को चाहिए और सब कोई उसके लिए मेहनत करे, बट आप केवल प्लेसमेंट रिस्ट्रिक्ट होके केवल आप पढ़ाई करोगे तो आप एकदम टाइटली कपल्ड हो जाओगे ऑन कैंपस वाले प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। बट आप एक तरीके से एक अच्छा इंजीनियर बनने के वे में अगर आपने यूटिलाइज करा है अपनी पढ़ाई को जो आप कर रहे हो एमसीए में, तो आपके लिए फिर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज भी ओपन है, आपके लिए ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। एंड नाउ अ डेज व्हाट इज हैपनिंग, जिस तरीके से पेस इतना बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आ रहे हैं हर साल, जितना ज्यादा कंपटीशन अप होता जा रहा है सीएस आईटी डोमेन में, तो कंपनीज ऑफ कैंपस टैलेंट पे भी बहुत अच्छा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऑन कैंपस भी वो विजिट करते हैं, बट उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, अमेजोन हो, गूगल हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्होंने अपने प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिनके थ्रू आप उन प्रोग्राम्स में इनरोल हो सकते हो, उनके चैलेंजेस में, हैकाथॉन्स में पार्ट ले सकते हो। इफ यू आर टैलेंटेड इनफ, डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रैक इट, ठीक है। तो ऑफ कैंपस टैलेंट पे वो ध्यान देते हैं। आज के टाइम में एक और अच्छी चीज जो होगी कि हर एक दिन आप समझ सकते हो कि एक नया आइडिया स्टार्टअप के रूप में इंडिया में इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ साल बाद उसका रिजल्ट इतना अच्छा और इतनी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वो बन जाती हैं, जोमैटो, स्विगी, क्रेड, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का इवोल्यूशन स्टार्टअप्स में हो रहा है इंडिया में। और इनमें अच्छी बात क्या है, पैसा बहुत अच्छा है। मतलब प्रॉब्ली एक एज अ फ्रेशर हो सकता है आपको कि फैंग उतना पैसा ना दे जितना कि अगर आप स्किल्ड हो तो ये प्रोडक्ट बेस्ड और ये स्टार्टअप्स आपको दे सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूं तो मैंने कुछ देखा है, मैं उसी के बेसिस पे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके से अपनी सॉलिड तैयारी रखो। खाली अमेजोन के सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं से पढ़ के और उस बेसिस से बस प्लेसमेंट को अपने मत टारगेट करो, ठीक है। अपने बेसिक्स पे जरूर ध्यान दो, अपनी प्रोग्रामिंग, डीएसए, कोर सब्जेक्ट्स, एंड देन आपका आ गया कि प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट स्किल, ठीक है, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन, एक जहां से आप अच्छे इंजीनियरिंग स्किल सीख पाओ। उसके बाद फिर कंपनीज, आप टैलेंटेड हो तो जरूर दिख जाओगे किसी ना किसी को। चैलेंजिंग हो जाएगा, टफ हो जाएगा, बट आज के टाइम में इतना खुद आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। लिंक्डइन इज द बेस्ट एग्जांपल कि अगर अपॉर्चुनिटी में फाइट हो रही है, आप अच्छी प्रोफाइल बनाओ, अपनी सॉलिड प्रोफाइल बनाओ, कैसे नहीं रिक्रूटर आएगा यार प्रोफाइल पे। तो ये है, मतलब इस बेसिस पे करना है यार तैयारी, ठीक है। फैंग का जमाना जो था, एक स्टेटस है उनका और वो प्रॉब्ली चलता रहेगा आगे तक भी, कोई डाउट नहीं उसमें, क्योंकि भाई देखा जाए कि एक उन्होंने रिवॉल्यूशन एक लाए हैं वो इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो एक है, टॉप नॉच है वो कंपनीज, बट नेक टू नेक कंपटीशन देने के लिए भी बहुत है। तो यार उनको भी थोड़ा सॉलिड टारगेट करो, पैसा बहुत अच्छा मिलेगा और लर्निंग तो एक नंबर की होने वाली है। क्योंकि स्टार्टअप और ये मिड साइज कंपनीज में जब आप काम करते हो ना, तो आपके पास प्रेशर होता है, आपके पास स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि कुछ भी तुम फ्रेमवर्क चूज करो, जो तुमको अच्छा इंजीनियरिंग स्किल आता है ना, तुम ये बनाओ इसको, ठीक है। तो मैं वो एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ। ओके, तो यार आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा भैया क्या कहना चाहते हैं और वो क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सोसाइटी में। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि यार जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, निम सेट और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बीएचयू एमसीए, जेएनयू एमसीए, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? ओके, तो देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही बोलूंगा, डेफिनेटली तुम्हें कोचिंग अट्रैक्ट करेंगी इन नामों से, ठीक है। मैं रियलिटी तुम्हें एक सीधी सी बता देता हूँ कि जो प्लेसमेंट तुम्हें अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छी जो नौकरी और अच्छी चीज के लिए पढ़ाई करने का जो तुम्हारा बेस बनेगा, तुम्हारा एनआईटी हो गया, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं वो हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, एचसीयू हो गया, ठीक है, एंड एचबीटीयू को भी मैं मान लूंगा उसमें, ठीक है, समहाउ। तो यार ये हैं जिनको कि तुम टारगेट करके पढ़ाई करना। बट ट्रस्ट मी, बीएचयू और जेएनयू के लिए इफ यू आर दैट मच कंसर्न कि अगर
मतलब कहीं नहीं हो रहा तो हम उनके लिए ही प्रिपेयर करेंगे, उनका एग्जाम्स इजी आते हैं या कुछ है, वो सब हो जाएगा। बट यार प्लेसमेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें उस तरीके के अच्छे। एंड उन्हीं अच्छे कॉलेज में, मैं पुणे यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना भूल गया, पुणे यूनिवर्सिटी का भी बहुत अच्छा है, ठीक है सीन। बट एक यार वीआईटी बीएचयू यूनिवर्सिटी। जेने, वीआईटी यूनिवर्सिटी, हाँ डेफिनेटली, तो इस तरीके से आ जाएंगे, बहुत हैं नाम आ जाएंगे। बट जो मैंने 2011 वाली में फेस करी थी ना, कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आके एजुकेशनल एनवायरनमेंट और वो, ठीक है, तो वो चीजें मैंने ऑब्वियसली मतलब एमसीए कोर्स के लिए जेएनयू से भी देख रखी हैं, बीएचयू के लिए भी देख रखी हैं। मैं अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैंने देखा है, मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें कि अगर इन पे मेहनत कर लो वो ज्यादा अच्छा है वहां से एक। और ये मत सोचो कि यार इतने 20-25-30 हजार लोग एग्जाम में बैठेंगे। हमारे सर एक चीज बोलते थे, नितिन अग्रवाल सर, तुमको एक सीट दिखनी चाहिए, तुम्हें एक से मतलब है, तुम्हें बाकियों से क्या मतलब है, ठीक है। फाइट वो भी करेंगे, हर एक बंदा इसी मेंटालिटी के साथ फाइट करेगा, बट तुम अपना एक सीट से मतलब रखो ना, कि तुमको उसके लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यार आपको जो सेल्फ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको यार एक मोटिवेशन दे दी है भैया ने। तो आई होप यार आपका सबका अच्छा होगा इस बारी का एग्ज़ाम।